So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो गाइस, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, पहले इसको हम बता देते हैं कि आज की ये थंबनेल क्यों है और आज का ये वीडियो क्यों है। ठीक है, एक्चुअली आप ये कमेंट सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, हमसे किसी ने पूछा है कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं कोडिंग में, लेकिन यहाँ पर एक केस ऐसा है कि जो साइज़ है मैट्रिक्स का, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अब हम अपना ये पीपीटी ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको समझाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन, मतलब इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना पेन सेट कर लेता हूँ। आई होप सो रेड कलर ठीक रहेगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले जिन्होंने हमें कमेंट करा है उनका जो केस है, केस कुछ ऐसा है। देखो, केस समझने, एक काम करते हैं, केस समझने से पहले बेसिक अप्रोच पे बात करते हैं। ठीक है, जो बेसिक अप्रोच ऑलवेज से रहती है। देखो यार, आपने हमेशा देखा होगा जब भी आपके पास मैट्रिक्स आते हैं, देखो मैं 1D की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 2D की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2D मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेटा मिनट। ठीक है, तो 2D को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कोडिंग में। यहाँ पर आपने देखा होगा, आप हमेशा क्या लेते हो, एक n दूसरा n। उसी तरह आप एक और मैट्रिक्स ले रहे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसका, हम इसको m1 बोल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक n। ठीक है, इसका साइज़ भी हो गया n। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया एक दूसरे मैट्रिक्स से, ठीक है, जिसका साइज़ होगा n। ठीक है, और ये होगा n। अब ये जहाँ स्टोर हो रहा है वो भी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका साइज़ होगा n इंटू n। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, ये तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ कि इसका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है, वो तीनों कहीं ना कहीं डिफरेंट रहने वाले हैं। क्या आप इसको कर पाओगे? ठीक है, एक बार मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज है, इसको करके देखो। ठीक है, जिसमें साइज़ डिफरेंट है। ठीक है, साइज़ सेम नहीं है। अब जिनको ऐसा लग रहा है कि 2 फॉर लूप लगाएंगे हम, ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, कितने, 2 फॉर लूप लगेंगे, एक पहला वाला रो के लिए, दूसरा वाला कॉलम के लिए, उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, काम हो जाएगा। गाइज, ये तभी काम होगा जब आपके जो साइज़ हैं, ठीक है, वो हर जगह n होगा। अगर नहीं हुआ तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग करते हैं और क्लास 12th में चलते हैं। ओके, क्लास 12th पे जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जब भी आपने मैट्रिक्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैट्रिक्स क्लास 12th का ही टॉपिक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक रूल कहा जाता है। ठीक है, रूल क्या है, रूल ऐसा है कि मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करते हैं, आपको पता होगा ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, रो इंटू कॉलम में। तो मान लो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितनी रो होंगी, 3 रो होंगी। ठीक है, और ये जो पीछे का नंबर है, ये शो क्या करता है, कॉलम। ठीक है, तो 2 कॉलम होने वाली है, तो इसको हम C1 C2 लिख लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं रो 1 रो 2 और रो 3। ठीक है, अगर आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जो क्लास 12th में बोला जाता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस वाले मैट्रिक्स को, जो आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इस यहाँ पे ए ना लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, ये डैश डैश डाल दिया। ठीक है, आप इसमें कुछ भी वैल्यूज़ फिल कर सकते हो। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसके लिए एक रूल रहता है कि जो आपका कॉलम है, क्या बोला मैंने, फिर से सुनना, जो आपका कॉलम है मैट्रिक्स 1 का, वो सिमिलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, रो ऑफ, चलो मैं यहीं पे लिख ही देता हूँ, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1। ठीक है, मैट्रिक्स 1 का जो कॉलम है यानी कि 2, वो इक्वल होना चाहिए किसके, रो ऑफ मैट्रिक्स 2। यानी कि आप जो दूसरा मैट्रिक्स लेने वाले हैं उसकी डायमेंशन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन उसकी जो रो है वो 2 ही होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर अगर इसकी रो पहले से ही 2 फिक्स हो गई तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मतलब कुछ भी हो। कुछ भी कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस तरफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं आप 3 लिखो। ठीक है, यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल 10 भी लिख देते हो ना तो भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो भी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है और जो इसका रिजल्टेंट है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो आ सकता है और इसको आप कोडिंग से अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे इस 2 का मतलब क्या है, रो की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रो 2 रो। ठीक है, और इस 10 का मतलब क्या है, यानी कि 10 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके 10 होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इजी चीज़ ले लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल भी ना हो। लेट्स से हमने 2 इंटू 3 का ले लिया, तो क्या अब मैं आपसे एक बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या 3 इंटू 2 को
ये जो 3 × 2 वाला आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 × 1 के साथ। देखो मैंने क्या बोला, 4 × 1 के साथ क्या आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, रूल ये कहता है कि जो आपका कॉलम है मैट्रिक्स 1 का वो आपके इक्वल होना चाहिए किसके? रो ऑफ मैट्रिक्स 2 के। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 4 की जगह 2 होता और यहाँ पे 1 की जगह 1 ही रहता तो क्या हमारा आंसर आता? बिल्कुल आता। ठीक है, और आंसर क्या आता? रो पहले मैट्रिक्स की और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता, यानी कि जो इसका ऑर्डर होता वो होता 3 × 1 का। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया? यहाँ से आया, और ये 1 कहाँ से आया? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2 से आया। ठीक है, यानी कि 3 का मतलब क्या हो गया? 3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और 1 का मतलब 1 कॉलम, यानी कि ये सिर्फ ये, यानी कि यहाँ ऐसा कुछ ऐसा मैट्रिक्स आता 0 1 2। मतलब ये वैल्यूज़ की जगह आप कुछ भी ले लो। ठीक है, 0 की जगह कुछ भी ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0 1 0 लेट से। तो ये आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जब आप कुछ इस तरीके के वैल्यूज से लोगे। ठीक है, लेट से हम ले लेते हैं वैल्यू 1 0। ठीक है, 0 1 0 0। देखो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, ठीक है, बेसिक्स नहीं पता, या फिर आपने क्लास 12th में मैट्रिसेस नहीं पढ़ा, तो पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा थोड़ा मैट्रिक्स का आप अपना कंसेप्ट क्लियर करके आओ, उसके बाद ये वीडियो समझ आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 2 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने? 1, यानी कि 0 और 1। तो ये है इस वाले का मतलब। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। वैल्यूज़ ये नहीं रहेंगी, वैल्यूज़ तो मैंने कुछ भी ले ली, यहाँ पे कुछ और आ सकता है। ठीक है, जब हम कोडिंग करेंगे तो कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, तब हम चेक कर लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको एक और बात बता देता हूँ, जिनको ऐसा लग रहा है 2 फॉर लूप में हम इस चीज़ को मतलब कर सकते हैं, तो उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, 2 फॉर लूप में कभी भी पॉसिबल नहीं है इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी इसमें जो इस वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं जावा यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल जावा नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉजिक सेम रहने वाला है। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको सी में भी प्रोवाइड कर दूंगा और C++ में भी प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, जिसमें आपको जावा में भी मिल जाएगा, सी में भी मिल जाएगा और C++ में भी मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और बाकी मैंने बोल ही दिया है, लॉजिक जो है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, जो इसके पीछे लूप्स लगने वाले हैं, जो कंसेप्ट लगने वाला है वो सबके लिए सेम है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको कीप कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो यार, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, 1 मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो मैंने फटाफट अपनी एक जावा की मतलब एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डॉट जावा, मैंने अपनी ये पब्लिक क्लास बना ली है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे और उसके बाद समझते रहेंगे कि क्या कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, आई होप सो आपको दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन काफ़ी बड़ी कर रखी है इसीलिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हमारी मतलब डिमांड क्या रहने वाली है? देखो सबसे पहले यार हमारा बेसिक एक अप्रोच है, मैं वापस इस पे आता हूँ। आपको पता भी तो होना चाहिए रो क्या है, कॉलम क्या है, आपको दूसरा मैट्रिक्स का भी पता होना चाहिए रो क्या है, कॉलम क्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रो और कॉलम्स को ही इनपुट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ system.out.println। ठीक है, इससे मैं आस्क करूँगा एंटर द रो ऑफ मैट्रिक्स 1। ठीक है, मैं मैट्रिक्स 1 की रो को इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट रो 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, sc.next int। देखो यहाँ पर ये sc पे रेड करने लग गया, बताऊँ क्यों? बिकॉज अभी तक मैंने स्कैनर क्लास को लिया नहीं है। ठीक है, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। आई होप सो आपको ये बेसिक्स पता चल रहा होगा मैं क्यों लिख रहा हूँ स्कैनर एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सी या फिर C++ में आपको आता है तो मैं आपको आखिरी में जब कोड बता रहा हूँ, ठीक है, तब मैं उसमें भी समझा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा रिकमेंडेशन भी आ गया मेरे को, चलो सही है। यहाँ पे इसने क्या बोला, एंटर द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1। ठीक है, मैट्रिक्स 1 का मैं कॉलम ले लिया, इंट कॉल 1 ले लेते हैं। ठीक है, sc.next int। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपने देखो वापस यहाँ ले चलता हूँ, आपने कॉलम 1 की वैल्यू ले ली है। ठीक है, अब आप जैसे ही रो मतलब ये जो रो है मैट्रिक्स 2 का, इसकी वैल्यू लोगे तो एक बार चेक भी कर लेना क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है।
ठीक है। तो हम चलो लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द रो ऑफ मैट्रिक्स 2 की रो की वैल्यू हमने अब इसमें लेंगे, ठीक है। इंट रो 2 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे ही रो 2 की वैल्यू ले ली, यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन से चेक करना, इफ़ रो टू इज डबल इक्वल्स टू कॉलम ऑफ 1, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्यों करा, फिर से देखो एक बार, ठीक है। मैंने आपको बता रखा था कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 इक्वल होना चाहिए रो ऑफ मैट्रिक्स 2, तभी ये सब पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स से अगर ये इक्वल होता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें सॉरी इसको इक्वल चेक मत करो, इसको ना अनइक्वल करो। अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर देना, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम आपका वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब हमने एक काम करते हैं, हमने रो भी ले लिया, अब कॉलम ले लेते हैं, किसका, सेकंड उसका। एंटर द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स 2 का मैंने कॉलम भी इनपुट करवा लिया है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इंट कॉल 2 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने इनपुट सारी वैल्यूज़ करवा ली है। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी आपको जावा के अंदर मैट्रिक्स यानी कि 2D आपको अपना एरे बनाना हो तो आपको उनको डायनेमिक बनाना चाहिए, ठीक है। और डायनेमिक ही बना पाओगे आप। तो आप कैसे बनाओगे, इंट, ठीक है, ये 2 ब्रेसेस आप ओपन करोगे और यहाँ पे नाम ले लो m1 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये 2 क्या है, इससे ये पता चलता है कि ये 2D एरे होने वाला है, ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है, इंट, ये ब्रैकेट डाल दो और इंट के अंदर यहाँ पे आपको साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा। तो साइज़ क्या है, रो 1 और इसका साइज़ क्या है, कॉलम 1, ठीक है। अब बैक चल के फिर बता देता हूँ। देखो इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या था, 3 × 2, ये 3 क्या था, रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू मैंने रो 1 में डलवाई है और ये 2 क्या है, कॉलम 1 की वैल्यू, तो कॉलम 1 की वैल्यू इसमें डलवाई है, ठीक है। ये जैसे ही मैंने मैट्रिक्स में ये वाली वैल्यू डाली है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 डाल दिया है, ठीक है। इसी तरह अब मैं अपना दूसरा मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा, इंट m2 इज इक्वल टू न्यू इंट, ओके। अब इसमें अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर भी रो 1 और कॉलम 1 आएगा, नहीं, इसके अंदर क्या आएगा, रो 2, सॉरी यहाँ पे रो 1 लिख दिया है, रो 2 और कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मैट्रिक्स का साइज़ डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने आगे के जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको तो डिफाइन कर दिए, जो पीछे का ये मैट्रिक्स है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सर ये अभी हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, बिकॉज ये वाली जो आगे वाली वैल्यू है हमेशा फिक्स रहेगी, हाँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, रो 1 R1, ठीक है। ये बीच की वैल्यू लेने की ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज हमने ऊपर ऑलरेडी इफ़ की कंडीशन चेक कर ली है कि ये ऑलरेडी इक्वल हैं, इक्वल नहीं होते तो वो नीचे तक आएगा ही नहीं, प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे वाली वैल्यू क्या है, कॉलम 2, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंट रिजल्ट नाम से मैं रख लेता हूँ अपना, ठीक है, इंट रिजल्ट। देखो रिजल्ट बड़ा हो जाता है, R रख लेते हैं, छोटा सा नाम है, ठीक है। और इसको भी हम 2D मैट्रिक्स की तरह ही रखेंगे, न्यू इंट, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर साइज़ क्या होगा, साइज़ मैटर करता है, ठीक है। रो 1, ठीक है, रो 1 आया, ठीक है, ओके, बिकॉज ये आगे की वैल्यू थी। कॉलम 1 और रो 2 नहीं आएगा, फिर से कह रहा हूँ, रो 1, देखो रो 1 की वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ 1 का रो और कॉलम किसका, मैट्रिक्स 2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉल 2, ठीक है, ओके। इतना चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आधे ज़्यादा आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। आप फटाफट 2 लूप लगाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि 2 लूप में काम नहीं होगा, वो किसी और चीज़ के लिए है ये लूप, ठीक है। इंट रो 1, ठीक है, रो 1, ये अभी हम क्या करवा रहे हैं पता है आपको, यहाँ पे अभी हम देखो m1 ले लिया, अब m1 के अंदर वैल्यूज़ भी हम यूज़र से डलवाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद m2 के अंदर भी ऐसे ही वैल्यूज़ डलवाएंगे। तो पहला वाला जो फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, रो के लिए, ताकि रो की वैल्यू चलती रहे। और दूसरा वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंट j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने यहाँ वैल्यूज़ 0 0 ली हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम 1, ठीक है, और j ++, ओके। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 हमने यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा m1 के अंदर यहाँ पे i और इसके अंदर j, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो i की वैल्यू जब 0 रहेगी तब j 0 से लेकर कॉलम 1 तक जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब i की वैल्यू जब 0 है, यानी कि रो 1 की बात हो रही है, तो पहले कॉलम 1 की वैल्यू इनपुट होगी, फिर कॉलम 2 की, ठीक है, पहले यहाँ फिर नीचे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, बेसिक सी चीज़ें। sc डॉट नेक्स्ट इंट डालेंगे, ठीक है। इससे क्या है, हमने इंटीजर वैल्यू किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर इनपुट करवा दी है, ठीक है। आई होप सो इतना आपको समझ आ गया हो। इसी तरह अब इसको कॉपी मारो, ठीक है, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब M2 के अंदर भी तो हमें वैल्यू डलवानी है, ठीक है। i इज इक्वल टू 0। अब क्या ये रो 1 तक होगा, नहीं, रो 2 तक होगा, और यहाँ पे कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज M2 के लिए हो रहा है, तो इसका डायमेंशन ये है, ठीक है। यहाँ पे M1 की जगह M2 कर दो, ठीक है, और बीच में एक लाइन डाल दो ऐसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स 2, ठीक है। मैट्रिक्स 2 की वैल्यूज़ अब आपको डलवानी है। इसी तरह आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और एक लाइन यहाँ डलवा दो, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपका जो प्रोग्राम है वो नीट एंड क्लीन होगा, अच्छा लगेगा आपको देखते टाइम कि एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। और प्रिंट एलन है तो ये हर बार लाइन स्पेस छोड़ता रहेगा, इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स में हमने अपनी वैल्यूज़ डलवा दी हैं। मेन चीज़ अब यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है, मेन कंसेप्ट आपका यहाँ शुरू होगा जो हम कहना चाह रहे थे। देख ध्यान से सुनना आप। पहला आपने लूप चलाया, ठीक है, पहले लूप में आपने i की वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है। अब i की वैल्यू जो है वो किससे छोटी होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो r के अंदर वैल्यूज़ डलवानी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशंस भी इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो i की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, रो 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, i प्लस प्लस। अब ध्यान देना, दूसरा जो फॉर लूप लगेगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर। दूसरा जो फॉर लूप है, j की वैल्यू, ठीक है, कॉलम क्या है इसका डायमेंशन, कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और j प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है, j प्लस प्लस होना चाहिए। लेकिन गाइस अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कि हमको अब कुछ नहीं करना, यही वाली स्टेटमेंट डाल देनी है और मल्टीप्लाई कर देना है M1 मल्टीप्लाई बाय M2, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो वो अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। रुको, अब ना यहाँ पर एक बार PPT खोल ही लेता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी समझने की, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे साइज़ अलग है। दिक्कत ये है, अगर यहाँ पे साइज़ सेम होता ना, जैसे n की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी अगर सब में सेम होती, तो हाँ आप सही कह रहे हो, 2 ही फॉर लूप यूज़ किए जाते, ठीक है, हमको तीसरे फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इतना एज सच ये प्रॉब्लम मेन नहीं मानी जाती, बट अब मेन है बिकॉज साइज सेम नहीं है, ठीक है। देखो पहला फॉर लूप चला, ठीक है, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सूडो कोड लिख रहा हूँ तो ध्यान मत देना, ठीक है, कि आपने गलत लिख दिया। यहाँ पे आपने लिया रो 1, ठीक है। आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज़ क्या था, लेट से 3 × 1 था, ठीक है, जिसमें आंसर आने वाला है आपका मल्टीप्लाई होकर M1 मल्टीप्लाइड बाय M2, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रो 1 की वैल्यू क्या है, 3 हो गई है, ठीक है। और कॉलम 2, ये कॉलम 2 है ना, इतना तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रो 1 है, ये कॉलम 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपका जो लूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज स्मॉलर देन कॉलम 2 j प्लस प्लस, ठीक है, ये आपने चला दिया। लेकिन अगर मैं अभी आपसे पूछूं जो आपका r है उसके अंदर क्या आप i j इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय M1 i j मल्टीप्लाइड बाय M2 i j कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? एक बार अगर आप खुद लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है सर, ऐसा क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो यार, M1 के अंदर j जो है वो कॉलम 2 की वैल्यू ले रहा है, ठीक है। M1 के अंदर कौन सी वैल्यूज़ थी एक्चुअली में, कॉलम 1 की वैल्यू थी, समझ रहे हो? चलो मैं पीछे करके दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें कितने कॉलम की वैल्यू थी, 1 तक, है ना, यानी कि यहाँ तक। इसमें कितनी वैल्यू थी, कॉलम 2 तक, ठीक है। लेट से कॉलम 2 ये है, ठीक है, कॉलम 2 ये है, ये वाला, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 और 1 तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 1, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक। यहाँ कहाँ तक जाएगी, 0 और 1 तक। जब आपने प्रोग्राम में लिख दिया कि सिर्फ 0 तक जाना, तो 1 वाली वैल्यू तो कभी फेच करेगा ही नहीं, वो इस रो को तो कभी फेच करेगा ही नहीं। तो सर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग है, लिटिल बिट। यहाँ पे आपको एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फॉर लूप क्या काम करेगा, ध्यान से सुनना। इसको आप लेट से k करके ले लो, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल लेना, k करके ले लो। इस k को देखो, मैंने आपको क्या कहा था, कॉलम जो है मैट्रिक्स 1 का वो इक्वल है किसके, रो ऑफ मैट्रिक्स 2 के, यानी कि 2 और 2 दोनों जगह सेम है। तो इनको अलग अलग नाम को
अलग अलग नाम से बुलाने के बजाय इनको कोई एक नाम दे दो। लेट्स से हमने इनको नाम दे दिया के, इन दोनों को नाम दे दिया मैंने के, बिकॉज इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो आपने के को 0 से चलाया, के किससे छोटा होगा देखो, अगर मैं एक बार के लिए लिख दूं ये क्या है, कॉलम, वेट अ मिनट, इसको मिटा के कॉलम ऑफ 1, ठीक है, स्मॉलर देन के प्लस प्लस, ठीक है। इसी की जगह, ठीक है, कॉलम 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे रो 2 लिख दूँ तो क्या कुछ गलत है? क्या कुछ गलत है? चेक करो ना। ये देखो, रुको पीछे दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से 3 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 4, एक नया एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मैंने बोला ये है रो 1, ठीक है, ये, और ये है कॉलम 1, ठीक है, ओके, ये है रो 2 और ये है कॉलम 2। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने पीछे क्या लिखा कि k की वैल्यू रो 2 से छोटी है, रो 2 से छोटी है k की वैल्यू। अगर मैं रो 2 की जगह कॉलम 1 लिख दूं तो क्या कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है यार। अंतर क्यों होगा? ये वैल्यू भी 2 है, ये वैल्यू भी 2 है, जो आपका मन करे आप वो नाम दे दो। लेट्स से मैंने नाम दे दिया कॉलम 1, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चमकना चाहिए, अगर नहीं चमका तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? रो 1 से कॉलम 2 तक, तो r इज इक्वल टू आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू, मेन कंसेप्ट यहाँ है, ठीक है। बीच में देखो प्लस इक्वल्स टू, ये प्लस इक्वल्स टू का मतलब समझ रहे हो ना? रुको ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, लिख ही लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं। r ऑफ आई जे इक्वल्स टू r ऑफ आई जे, ठीक है। पुरानी वैल्यूज़ भी तो आपको प्लस करते जानी है, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ आ जाएगा। m मल्टीप्लाई बाय m क्या था? m1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, m1 की डायमेंशन। अब बताओ डायमेंशन यहाँ क्या आएगा? i आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज m1 किसके लिए था? रो 1 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या j आएगा? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? k आएगा, बिकॉज रो 1 किसके साथ था? कॉलम 1 के साथ, ठीक है। तो m1 के अंदर i और k आएगा, मल्टीप्लाइड बाय m2, ठीक है, m2, देखो ये चीज़ है मेन। अब m2 के अंदर क्या j आएगा? नहीं, बिकॉज कॉलम वाला कॉलम की जगह ही आएगा ना, बिल्कुल, तो j पीछे आएगा। लेकिन अब यार यहाँ पे हमारे पास तो रो 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 तो है ही नहीं। लेकिन एक मिनट, रो 2 वाली वैल्यू तो किसी के पास है, किसके पास है? कॉलम 1 के पास है। तो कॉलम 1 किसके लिए है? k के लिए है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? k, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया, बंद कर दिया लूप, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्यों है, ठीक है। अब जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, वो ये आएगा जो अभी तक हम चाह रहे थे, ठीक है। अब आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3 इसका मल्टीप्लाइड बाय 4, 3/4 का आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर मैंने r प्लस में क्यों लगाया? कोई वजह तो रही होगी, ठीक है, तभी मैंने r प्लस में लगाया। सर एक बार मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको वापस बैक ट्रैकिंग करके क्लास 12th पे ले जाता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि फटाफट हम एग्जांपल भी समझा दें और आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाए, ठीक है। तो लेट्स से हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 इंटू 3 का, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 3 इंटू 2 का, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन के आएगा आपको पता है? 2 इंटू 2 का, ठीक है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। लेट्स से मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली 1 2 3 और यहाँ पे भी ले ली वैल्यू 1 2 3। देखो कोडिंग बस होने ही वाली है, कोडिंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आपका लॉजिकली वाला पार्ट आपको थोड़ा बस ये समझना है। ये मैंने वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब क्लास 12th में आपने इतना सीखा होगा, अगर आपने सीख रखा है तो आपको पता चल रहा होगा, पहली वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, i वही रहेगा, i अभी आपका 0 ही रहेगा, j जो है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका j जो है वो वही रहेगा, i जो है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहली बार जो 0 था, अगली बार वो i जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, थर्ड वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। j वही रहेगा, j 0 ही रहेगा, यहीं पे रहेगा j अभी, i जो है वो 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे आपकी पहली वैल्यू आई है, ठीक है। अब आपकी जाके पहली वैल्यू आई, ये क्या होगा? 3 + 2 5 + 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो पहला खांचा है, यानी कि आपका जो I0 J0 वाली लोकेशन पे आपकी वैल्यू आई है 6। अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे। अब ध्यान से सुनो,
ये जो 6 कैसे आया आपका, अभी आपने पीछे देखा ना, हमने मल्टीप्लाई करा, 1 को मल्टीप्लाई करा 0 से, प्लस करा, तो ये जो प्लस हो रहा है ना ये वही है, ठीक है। आर जो आप प्लस कर रहे हैं ना, आर ऑफ आई के आई जे इज इक्वल्स टू आर ऑफ आई जे, ठीक है। तो ये जो ओल्डर वैल्यू है ना, ओल्डर वैल्यू ये वाली वैल्यू, इसको प्लस कर रहे हो आप नेक्स्ट वाले के साथ, जो आप नेक्स्ट निकाल रहे हो ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। आगे आपकी वैल्यू जो है वो सारी सेट हो जाएंगी चारों की चारों, और आपके पास आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। ऐसी सच कोई बात नहीं है कि फिर नहीं समझाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। बट आई होप सो इतने ढंग से समझाया, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब फटाफट मैं इसका कोड कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके कैसे काम हो रहा है। अब तीसरा मैंने लूप लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट k इज इक्वल टू 0 वेयर k इज स्मॉलर देन, कौन सी वैल्यू थी, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, या तो आप कॉलम 1 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो, सॉरी j लिख दिया मैंने, k इज स्मॉलर देन कॉलम 1, ठीक है। आप चाहो तो रो 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, k कैन बी एनीथिंग, ठीक है, आइदर कॉलम 1 और रो 2, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, आर ऑफ आई जे, ठीक है, आर ऑफ आई जे, वेट अ मिनट, इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। मैं उतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, प्लस इक्वल्स टू से आपको समझ आ जाना चाहिए क्या हो रहा है काम, ठीक है, वही हो रहा है जो मैंने पीछे लिखा था। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, m2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आई जे आएगा, आई जे नहीं, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा आई के, ठीक है, और यहाँ पे आएगा के जे, ठीक है। देखो वही दिख रहा है के, इसकी के की वैल्यू उसके के की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमने रो के करके डिफ्रेंशिएट करा। अब इसके बाद एक और फॉर लूप ले लो, किस लिए सर, प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। पता भी तो चलना चाहिए हमारा जो रिज़ल्ट आया वो सही भी आया या फिर कुछ भी हमने डाल दिया। इसकी वैल्यू चेंज कर दो, आई रो 1 के तक और जे जो है वो कॉल 2 तक, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक सिस्टम आउट वाली प्रिंट वाली लाइन डाल देते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, इसको रुको वेट अ मिनट, इसके अंदर हम आर की वैल्यू डाल देते हैं, आर ऑफ आई आर ऑफ जे प्लस, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हैं उसमें थोड़ा सा हमें गैप भी चाहिए, गैप के साथ हम चाहते हैं ये मैट्रिक्स जैसा भी लगे, ठीक है। तो इसके बाद एक लाइन डाल दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, अपने आप जो है ये एक गैप दे देगा, ठीक है, अपने आप गैप आ जाएगा बीच में, यानी कि पहली लाइन प्रिंट होगी, फिर एक गैप आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन मैट्रिक्स की तरह ही शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिजल्टेंट मैट्रिक्सेस, रिजल्टेंट मैट्रिक्सेस, ठीक है, आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्सेस में आ जाएगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है कि नहीं। कोई एरर होगा तो उसको भी सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसने बोल दिया एंटर द रो ऑफ मैट्रिक्स 1, चलो यार रो ऑफ मैट्रिक्स 1 डाल देते हैं। हमने क्या लिया था, लेट्स से हम ले लेते हैं 2, ठीक है। एंटर द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1, कॉलम डाल देते हैं, 3 डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपने रो जो है मैट्रिक्स 2 का वो कुछ और डाल दिया 3 के अलावा, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, मतलब एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जांपल दिखाऊं, लो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, हमने कोई लाइन नहीं डाली ना, लाइन भी डाल देते हैं एक, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे डाल देते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स 1 एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 2, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, कॉलम किसका, मैट्रिक्स 1 का, और रो किसका, मैट्रिक्स 2 का, एंड रो ऑफ मैट्रिक्स 2 मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने गलत डाला तो ये प्रिंट करके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, ये कितना था, 2 था, ये कितना था, 3 था। अगली बार हम एक बार फिर से गलती कर लेते हैं, ठीक है, लो ये शो हो गया, बट अब इस बार हम गलती नहीं करेंगे, अब इस बार हमें आंसर भी देखना है यार, बहुत हो गई गलती करती बार बार, ठीक है। इसको हमने ले लिया 2, इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 3, देखो इस बार नहीं आया मैसेज, इसको ले लिया 2, यानी कि अब हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 × 2 में आने वाला है, ठीक है। उसने बोला वैल्यूज़ डाल दो मैट्रिक्स 1 की,
मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 एंटर 1 2 3। ऐसा क्यों डाला सर? देखो कितनी थी, रो 2 थी और कॉलम 3 था, ठीक है, एंटर करा। ओके देखो तो यहाँ पर एक वो भी आ गया, एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, इंडेक्स 3 आउट ऑफ द बाउंड फॉर लेंथ 3, ठीक है, आउट ऑफ द बाउंड हो गया है। देखो यार यहाँ पे कुछ गलती हो गई हमसे, ठीक है, और गलती क्या हुई है वो भी देख लेते हैं ज़रा। ओके ओके ओके, रो 1 कॉलम 1, ओके, तो यहाँ पे आई, ये देखो एक गलती हमसे छोटी सी हो गई, यहाँ पे आई की जगह जे, तो फिर यहाँ भी हो गई वही गलती, ठीक है, यहाँ पे भी जे कर दिया। कहीं और गलती है चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे भी बिकॉज कॉपी पेस्ट करते जा रहे थे तो एक जगह गलती यानी कि सब जगह गलती, ठीक है, कंट्रोल सेव। ओके इसको रन कर लेते हैं, रन विदाउट डीबगिंग। ओके 2 3 3 देन 2, ओके एंटर द वैल्यू 1 2 3 देन 1 2 3, बीच में स्पेस देना जरूरी है, ठीक है। और इसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 2, अब मैट्रिक्स 2 की भी वैल्यू दे देते हैं 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 और 2। ऐसा क्यों दिया, ठीक है, बिकॉज इसमें इसमें हमारे पास रो 3 है और कॉलम 2 है, एंटर करा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 6 12 6 12। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने नोटिस करने वाली है कि इसने हमको वैल्यूज़ इतनी बेकार तरीके से क्यों दी, ठीक है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। ये इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ प्रिंट एलन डाल दिया है मैंने, यहाँ प्रिंट एलन की जगह प्रिंट होना चाहिए था, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। चलो एक बार फिर कर लेते हैं, सॉरी यार, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम शायद यहाँ पे हमने ले लिया है, बट कोई नहीं, कंसेप्ट चमकना चाहिए, मेन वो है, ठीक है। 1 2 3 देन 1 2 3, इसके बाद 1 2 1 2 देन 1 2। ओके रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 6 12 6 12, ठीक है। आप खुद से भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आंसर यही आएगा, ठीक है, आंसर हमारा गलत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब मैं उनको बता देता हूँ जिनको सी या C++ में समझना था, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने जो सिस्टम आउट वाली प्रिंट वाली है ना, ये खाली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, आप इसकी जगह सी आउट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सी आउट जो आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हो, जहाँ पे भी मैंने प्रिंट एलन का यूज़ कर रखा है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये देखो यहाँ पे सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी में नहीं होती, डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन ऐसे न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है, वो सिर्फ जावा में होती है और C++ में रहता है, ठीक है। तो सी वालों के लिए मैं बता देता हूँ वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सीधा ये जो रो 1 और कॉलम 1 की वैल्यू है वो यहाँ इनपुट कर दो, ठीक है, और इसके बाद ऐसे लगा दो, ठीक है, आपका जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसमें ये जो लॉजिक है, ये पूरा लॉजिक सब सेम रहने वाला है। SC नेक्स्ट इंट की जगह आप ये वाली लाइन हटा के, ठीक है, आप इसको scanf के अंदर डाल देना, ठीक है, ये सारी चीज़ सेम हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ ज़रा अभी के लिए मैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लैंग्वेजेस में कोड है, C में, C++ में और जावा में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अभी के अभी कमेंट कर देना, ठीक है, मैं एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मे बी 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो विद इन 2 to 3 डेज आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।